सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। मैं हुमैरा जान आज BPSC 132 भारतीय हुकूमत और सियासत की ब्लॉक 3 इंस्टीट्यूशंस यानी इदारों के यूनिट एग्जीक्यूटिव इंतजामिया पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आज के दर्स का एक इजमाली खाका आपके सामने पेश है। इसमें हम इंतजामिया के मकासद, इंतजामिया का तारुफ, हिंदुस्तान के सदर के बारे में जानेंगे, उनकी बुनियादी सलाहियतें, सदर के इंतखाब के तरीके अमल कैसे किया जाता है, सदर की मुकर्ररा मुद्दत और काबिल अज़ वक्त बरतरफी, हिंदुस्तानी सदर को क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं, हंगामी सूरत हाल में सदर के इख्तियारात में इजाफा होता है वो हम जानेंगे। सदर के बाद हम रुख करेंगे हिंदुस्तान के वजीर आजम का, जिसमें हम वज़रा का काउंसिल और काबीना और इज्तिमाई जिम्मेदारी जिसको हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, काबीना और पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, वजीर आजम के इख्तियारात के जराए और उनके असरात, और बिलाखिर सदर हिंद और वजीर आजम के बारे में, उनके इख्तियारात के बारे में हम नजर डालेंगे। आइए देखिए इस ब्लॉक को पढ़ने के बाद हम क्या सीखते हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान के सदर के इख्तियारात क्या होते हैं, हिंदुस्तान के सदर के इंतखाब के तरीक़ेकार का अमल कैसे किया जाता है, वज़रा की काउंसिल की तश्कील कैसे दी जाती है और अफ़आल कैसे बयान होते हैं, वज़ीर आज़म की ताकत और असर व रसूख के ज़राए की निशानदेही कैसे होती है, हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम में सदर और वज़ीर आज़म की पोजीशन पे कैसे हम बहस करते हैं। अब हम पहले हिंदुस्तान के सदर के बारे में कुछ तारुफ करवाएंगे। हिंदुस्तान की हुकूमत की एग्जीक्यूटिव ताकत जो होती है वो होती है हिंदुस्तान के सदर के पास, जो रियासत के बाज़ाब्ता सरबराह और कौम की अलामत दोनों हैं, यानी वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और सिंबल ऑफ द नेशन भी है। हिंदुस्तान का आईन ताहम हुक्मरानी के लिए मुनासिब इख्तियारात फराहम किए बगैर सदर के दफ्तर को इख्तियार और वक़ार देता है। सदर बुनियादी तौर पर एक रस्मी किरदार अदा करता है, जिसको हम कहते हैं सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, जिसके पास हकीकी मानों में हकीकी पावर नहीं होते। वजीर आजम हकीकी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सदर ममलिकत का सरबराह होता है। वजीर आजम हुकूमत का सरबराह होता है, सदर सिर्फ वजीर आजम की मदद और मशवरे से हुकूमत की असल काम अंजाम देता है। यानी हिंदुस्तान का जो सदर है वो वजीर आजम पर मुनहसर होता है कि जब तक वजीर आजम उनसे बोले ना, मशवरे की मदद तलब ना करे, तब तक सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। एग्जीक्यूटिव के इन दो अहम दफात के जिम्मेदारान का इंतखाब कैसे किया जाता है, क्या है हिंदुस्तानी सियासी निजाम में सदर और वजीर आजम की पोजीशन, हिंदुस्तान में राइज पार्लिमानी निजाम में एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के दरमियान क्या ताल्लुक है। ये कुछ सवालात हैं जो हम इस यूनिट में हल करना चाहते हैं। तो आइए हिंदुस्तान के सदर पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आईन ने ये देखने के लिए तफसीली इंतजाम किए हैं कि सदर रियासत का सरबराह एक रस्मी सरबराह है और वो अपने लिए किसी हकीकी ताकत का गुमंड नहीं करता। यानी कि जो हिंदुस्तान का सदर होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द नॉमिनल हेड, इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। सदर बिलवास्ता तौर पर 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होता है, न तो उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो और न कम हो,
और इसे पार्लियामेंट की तरफ से इनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। और हिंदुस्तानी सदर को, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की बुनियाद पर हटाया भी जा सकता है। अगर सदर के खिलाफ ये नवीयत हो कि सदर ने हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो हिंदुस्तान के सदर को हटाया भी जा सकता है। आइन नायब सदर के अहदे का भी इंतजाम करता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और वो बिलवास्ता तौर पर भी मुंतखब होता है। जैसे कि सदर हिंदुस्तान का इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए मुंतखब होता है, जो सदर के इस्तीफा, और वो तभी ऑफिस संभालते हैं अगर हिंदुस्तान का सदर इस्तीफा दे या उनके खिलाफ मुआखिजे या मौत के जरिए हटाए जाने की सूरत में रियासत का सदर, तभी नायब सदर काम करने आएंगे। हिंदुस्तानी सदर की क्या अहलियत, क्या सलाहियतें, जिनको हम कहते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या इस बंदे में क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या इसमें सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पे इनको हिंदुस्तान का सदर मुकर्रर किया जाए। हमारे आईन के आर्टिकल 58 और 59 हिंदुस्तान के सदर के अहदे के लिए अहलियत का तयन करते हैं। सदर के ओहदे का उम्मीदवार हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडियन प्रेसिडेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान का बाशिंदा होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। न तो सदर की उम्र 35 साल से ज्यादा हो और न 35 साल से कम हो, और वो ये अहलियत भी रखता हो कि जो लोकसभा कारकुन बनने के लिए जरूरी है। इसे अपने इंतखाब के वक्त यूनियन, रियासत या मकामी हुकूमत के तहत मुनाफे का कोई ओहदा नहीं रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि he should not hold any office of profit at the time of elections। कि हिंदुस्तान का सदर जब इंतखाब के लिए आए तब वो कोई भी सरकारी दफ्तर ना संभाल रहा हो, और न ही इसे पार्लियामेंट या रियासती मुकन्ना के किसी भी ऐवान का रुकन होना चाहिए। न तो वो एमपी होना चाहिए, न तो वो एमएलए होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास ऐसी दीगर काबिलियतें होनी चाहिए जो वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के जरिए तजवीज की जाती है। अब हम जानेंगे हिंदुस्तान के सदर का इंतखाब किस तरीके से किया जाता है। आइन मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर वाहिद मुंतकली वोट के जरिए एक इलेक्टोरल कॉलेज हम कहते हैं, जिसमें एमपीज हो और एमएलएज हो, दोनों एमपीज प्लस एमएलएज, इनके जरिए बिलवास्ता इंतखाब का तयन करता है। रियासतों के दरमियान यकसानियत, यानी ये गैर जानिबदाराना होना चाहिए, इसमें तरफदारी नहीं होनी चाहिए, इसमें पैरिटी रहनी चाहिए बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स देमसेल्व्स। और मरकज और रियासतों के दरमियान बराबरी के उसूलों की बुनियाद पर इंतखाबी तरीक़ेकार को हकीकी तौर पर कौमी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। रियासतों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए रियासती असेंबलियों के मुंतखब अराकीन के वोटों की कदर का हिसाब रियासत की कुल आबादी की बुनियाद पर किया जाता है। डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। रियासती इलेक्टर के वोट की कदर का तयन रियासत की कुल आबादी को असेंबली में मुंतखब अराकान की कुल तादाद से तकसीम करके किया जाता है। सदारती इंतखाब में हर रुकन असेंबली के वोट की कदर हासिल करने के लिए हासिल करदा काउंट को 1000 से तकसीम किया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे हमने उम्मीदवार लिए ए, बी, सी, डी, और हमने पहले ही लिस्ट बना के रखा कि प्रेफरेंस 1 किसको है, बी किसको है,
2 किसको है, 3 किसको है, 4 किसको है। जब हमारे पास वोट्स आते हैं, हम वोट्स को काउंट करते हैं, जो फॉर्मूला है इसके लिए, उसके हिसाब से हम वोट्स फिर मुंतकिल होते हैं। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस को, अगर उसको 50% वोट हासिल ना हो, फिर जिस कैंडिडेट को लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, सबसे कम वोट्स मिलते हैं, उस मेंबर के वोट्स तकसीम करते हैं। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस को, अगर वो भी मुस्तकिल ना हो तब दूसरे कैंडिडेट को जिसको दूसरी तरजीह पे रखा गया हो, उसके बाद तीसरे को। ऐसे ही वोट्स मुंतकिल होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, जब तक कि वो उम्मीदवार फातिहा करार ना दिया जाए जिसको 50% वोट हासिल हो। पार्लियामेंट के रुकन के वोट की कदर रियासती असेंबलियों के तमाम मुंतखब अराकीन को दिए गए। वोटों की कुल तादाद को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुंतखब अराकीन की कुल तादाद से तकसीम करके हासिल की जाती है। ये फॉर्मूला है वोटिंग प्रोसेस के लिए। वोटिंग वाहिद मुंतकिली वोट के जरिए होती है। इसी को हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसमें वोटर्स पहली और दूसरी तरजीहात मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस कास्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, इलेक्टोरल कॉलेज मैं फिर से यहाँ पे दोहराती हूँ, इसमें वो मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्लस एमएलएस की मुतलिक अक्सरियत हासिल करने वाले उम्मीदवार को फातिहा करार दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार पहली गिनती में कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर पाता है, तो सबसे कम पोलिंग वाले उम्मीदवार के दूसरे तरजीह वोट बाकी उम्मीदवारों को उस वक्त तक मुंतकिल कर दिए जाते हैं जब तक कि एक उम्मीदवार डाले गए वोटों के 50% की हद को अबूर न कर ले। उम्मीद है आपने समझा होगा कि मेरा मकसद कहने का ये है कि जो हिंदुस्तान के सदर का इंतखाब का तरीका है वो रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ताकि सेंटर स्टेट में यकसानियत रहे और ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हम आएंगे सदर के ओहदे की मुद्दत और बरतरफी, यानी कि हिंदुस्तान का सदर कब तक अपने ओहदे पे कायम रहता है और उसकी बरतरफी कैसे अमल में लाई जाती है। हिंदुस्तान के सदर के ओहदे की मुद्दत 5 साल होती है। वो 5 साल शुरू कब होते हैं? वो तभी से शुरू होते हैं जब हिंदुस्तान का सदर हलफ उठाता है किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और उसके बाद अपना ओहदा संभालता है। ताहम सदर दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो एक बार सदर के लिए हो जाए वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। नहीं, हिंदुस्तान की तारीख में यह है कि सदर दोबारा भी मुंतखब हो सकता है। मिसाल ये है कि राजेंद्र प्रसाद को उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की तरफ से हिमायत न करने के बावजूद 2 बार सदर मुंतखब किया गया, लेकिन कांग्रेस के लीडरों की एक बड़ी तादाद ने भरपूर हिमायत की। सदर उस वक्त तक ओहदे पर रहता है जब तक इसका जानशीन दफ्तर में दाखिल नहीं होता है, यानी कि सदर का दफ्तर कभी खाली नहीं रहता है, सदर का ओहदा कभी खाली नहीं रहता है। सदर का ओहदा जो ही खाली रहे तब जाके उसका जानशीन दफ्तर में दाखिल होता है। इसके बगैर अगर ये हालत हो, ये सूरत हाल आए कि अगर सदर मुस्तफी होना चाहिए, यानी कि अगर हिंदुस्तान का सदर रिजाइन करना चाहिए, उस वक्त क्या हालात बर्पा होते हैं? उस वक्त वो अपना इस्तीफा नायब सदर को भेज सकते हैं। गोया कि द प्रेसिडेंट विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर सदर का ओहदा खाली हो जाए तो नायब सदर इसका चार्ज संभाल लेते हैं। लेकिन सदर के ओहदे के लिए इंतखाब खाली होने की तारीख से 6 माह के अंदर कराया जाना चाहिए। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ने सदर का ओहदा संभाल लिया, लेकिन उस दौरान 6 माह के अंदर अंदर सदर के ओहदे के लिए इंतखाब की कार्रवाई करवानी होती है। आर्टिकल 56 और 61 यानी 56 और 61 हिंदुस्तान के सदर के मुआखिजे के तरीकेकार से मुतल्लिक है।
यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इस सिलसिले में आईन की खिलाफ वर्जी को हटाने की बुनियाद रखी गई है, यानी कि हिंदुस्तान के सदर के खिलाफ तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं मुआखिजे की जब हिंदुस्तान के सदर ने क्या किया हो, कौन सी गलती की हो कि उसने आईन की खिलाफ वर्जी की हो। उस बुनियाद पर हिंदुस्तान के सदर को अपने ओहदे से हटाया जा सकता है। मुआखिजे का अमल पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में शुरू किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा से शुरू हो या राज्यसभा से, दोनों ऐवानों में से किसी एक से भी ये शुरू हो सकती है ये कार्रवाई सदर के खिलाफ। जिस ऐवान में इसे मुंतकिल किया गया है इसकी कुल रुकनियत के 2/3 से कम मंजूर होना जरूरी है, और इसके लिए जिसको हम बोलते हैं 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, इसके लिए जरूरी है कि जब तक उनकी रुकनियत ना हो तब तक हम सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और सदर के लिए ये भी रहा है कि अगर दूसरा ऐवान इस इल्जाम की तहकीकात करता है, तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे ही नहीं हम सदर को हटा सकते हैं कि एक हाउस ने कहा और हमने हटा दिया। बाज़ाब्ता जांच होती है, बाज़ाब्ता सदर खुद को भी इस बुरे दाग से बचा सकता है और इस ऐवान की 2/3 अक्सरियत से मुजरिम करार देती है, तो करारदाद की मंजूरी की तारीख से सदर का मुआखिजा हो जाता है। इस तरह सदर को हटाने का तरीकाकार बहुत मुश्किल और पेचीदा बनाया गया है ताकि पार्लियामेंट के जरिए इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में आज तक सदर का जो ताज है वो बरकरार है। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी सदर को बरतरफी ऐसे नहीं मिली है। अब हम आएंगे सदर के इख्तियारात पर। क्या होते हैं हिंदुस्तान के सदर के पास इख्तियारात, या हम कहेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 सदर ऑफ इंडिया के इंतजामी इख्तियारात से मुतल्लिक है। सदर के इख्तियारात को वसी तौर पर 2 अक़साम में तकसीम किया गया है, यानी कि सदर के पास मामूली इख्तियारात नहीं होते हैं। नॉर्मली या आम तौर पर सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो तो अलग से हैं, और हंगामी सूरत हाल में जब हंगामी सूरत हाल बर्पा होती है उस वक्त सदर के इख्तियारों में इजाफा होता है, यानी आम और हंगामी इख्तियारात। सदर के आम इख्तियारात को एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, कानून साजी यानी लेजिस्लेटिव, माली यानी फाइनेंशियल, और अदालती यानी जुडिशरी इख्तियार के तौर पर बयान किया जा सकता है। यूनियन के इंतजामी इख्तियारात सदर के पास है। आर्टिकल 53 इसी तमाम इंतजामी इख्तियारात देता है, और इसे ये इख्तियार देता है कि वो इन इख्तियारात को या तो खुद बराह रास्त डायरेक्टली इस्तेमाल करे या अपने जो उसको होते हैं मातहत डिपेंडेंट अफसरान उनके जरिए इस्तेमाल करे। आर्टिकल 75 के तहत वजीर आजम को यूनियन काउंसिल के तमाम फैसलों के बारे में सदर से बात करने की जरूरत है। आर्टिकल 75 जो हमारे आईन का है उसके तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वजीर आजम, उनको वक्तन फवक्तन सदर को अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट करना होता है कि क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या पॉलिसीज बनती हैं। आर्टिकल 77 यानी 77 में कहा गया है कि मरकजी हुकूमत के तमाम इंतजामी इख्तियारात सदर के नाम पर इस्तेमाल किए जाएंगे। सदर के पास इंतजामी और फौजी यानी मिलिट्री पावर्स भी होते हैं। वो फौज का सुप्रीम कमांडर होता है। सदर वजीर आजम के मशवरे पर वुज़रा की काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, जो हमारे खुसूसी कमीशन होते हैं जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अराकीन का तकर्रुर करता है, और रियासतों के गवर्नर्स
वजीर अजम का इंतखाब सदर का सवावादी इख्तियार नहीं है, लेकिन आमतौर पर इस पार्टी की तरफ से हुक्म दिया जाता है जिसकी अक्सरियत लोकसभा में हो। ये तो हम जानते ही हैं, मेजॉरिटी पार्टी का जो हेड होता है वही वजीर अजम बनता है, लेकिन उसको इनवाइट करता है, उसको कौन भेजता है इनविटेशन वजीर अजम बनने के लिए? वो भेजता है उसको सदर हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के सदर के दफाई अफवाज के कमांडर इन चीफ भी है। वो आर्मी, बहरिया और फजाया के सरबराहों का तकर्रुर करता है। हिंदुस्तान के सदर के पास ये इख्तियार भी होता है कि वो जंग का ऐलान भी करता है और अमन का ऐलान भी करता है। लेकिन इतने इख्तियार जानने के बावजूद हमें ये दिमाग में रखना है, ये ज़हननशीं रखना है कि जितने पावर्स हिंदुस्तान के सदर के पास हैं, जितने इख्तियार हिंदुस्तान के सदर के पास हैं, इसे पार्लियामेंट की तौसीक से मशरूत इस्तेमाल करने होंगे कि जब इसको पार्लियामेंट की तरफ से इजाजत मिले। ताहम सदर पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान का रुकन नहीं है। आर्टिकल 79 कहता है कि सदर यूनियन पार्लियामेंट का अटूट अंग है। जब भी हम पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं, पहले नाम लेते हैं प्रेसिडेंट का, तब जाके नाम लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, जो दो ऐवान हैं हमारे पार्लियामेंट के। जैसा कि हमने यूनिट 7 में देखा, सदर को पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों को तलब करने, 12 अरकान को राज्यसभा के लिए नामजद करने, किसी भी वक्त किसी भी ऐवान ने इनके मुश्तरका इजलास से खिताब करने का हक हासिल है और लोकसभा को तहरीर करने का इख्तियार है। यानी कि जो हिंदुस्तान का सदर होता है वो समन करता है, बुलाता है, कॉल करता है पार्लियामेंट को मीटिंग्स के लिए, वो प्रोरोग करता है मीटिंग्स को, वो एडजर्न करता है मीटिंग्स को। ये सब इख्तियारात हिंदुस्तान के सदर को हासिल हैं, लेकिन तब ये इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकता है जब उसको पार्लियामेंट की तरफ से इजाजत मिले। पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले तमाम मनी बिलों को सदर की सिफारिश हासिल करना होती है। पार्लियामेंट में जितनी भी मनी बिल्स पास होती है उनको सदर के दस्तखत करना जरूरी है। नई रियासतों की तश्कील, जो न्यू स्टेट्स बनती हैं या जो स्टेट्स के नाम चेंज होते हैं, नई रियासतों के नाम चेंज होते हैं, जो भी रद्द बदल होता है उसे मुतल्लिक बिल पेश करने के लिए भी इस तरह की पेशगी सिफारिश जरूरी है। आखिरकार जब कोई भी बिल पार्लियामेंट से मंजूर होता है, ये तभी एक्ट बन सकता है जब इसे मंजूर किया जाए सदर की मंजूरी से। मतलब जब तक पार्लियामेंट की बिल पे जो पास करते हैं दोनों ऐवान, हिंदुस्तान के सदर के दस्तखत ना हो, वो बिल पास ना करे, तब तक वो एक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। सदर पार्लियामेंट की नजरसानी के लिए गैर मनी बिल को रोक या वापस कर सकता है। जो गैर मनी बिल होती है, मतलब अदर देन मनी बिल, बाकी बिल्स जो होती हैं, हिंदुस्तान का सदर, जिसको हम बोलते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, द प्रेसिडेंट कैन सेंड बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। नजरसानी के लिए हिंदुस्तान के सदर को कभी ये लगता है कि इस बिल पर दोबारा से नजरसानी होनी चाहिए, वो ऐवान को वापस कर सकता है या अपने पास भी रख सकता है। और पार्लियामेंट चाहे नजरसानी करे या ना करे, रिकंसिडर करे इस बिल को या ना करे, वो जब इस बिल को वापस भेजते हैं सदर के पास, तो सदर को उस टाइम क्या करना होता है, उस वक्त उस बिल को मंजूर करना होता है। जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो, when the parliament is not in session, जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो, तो उस टाइम रियासत को जरूरत पड़ती है कानून की, कोई ऐसा कानून बनाने की जिसपे कोई हिस्ट्री मौजूद ना हो। तो सदर अवामी मफाद में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं।
ऑर्डिनेंस का मतलब है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और हिंदुस्तान का सदर कोई ऑर्डर, कोई लॉ बनाए, उसका नाम पड़ता है ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस की वही ताकत और असर है जो पार्लियामेंट के पास है। तब इन्हें पार्लियामेंट के दोबारा जमा होने के दिन से 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट के सामने पेश करना होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस कल अदम हो जाएगा। यानी जब फिर पार्लियामेंट फिर से इजलास में आता है तो ये ऑर्डिनेंस जो सदर ने तब पास की होती है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो। तो 6 हफ्ते इसकी मुद्दत है, इसको ये पार्लियामेंट के सामने रखना है। और अगर पार्लियामेंट चाहे, इसको मंजूरी मिले ऑर्डिनेंस को, तो ये लॉ की शेप इख्तियार करता है, या हम कहेंगे ये एक्ट बनता है। और अगर पार्लियामेंट ना चाहे, वो मंजूरी ना दे, तो ये ऑर्डिनेंस का अदम यानी खत्म हो जाती है। आर्टिकल 254 सदर को ये इख्तियार देता है कि वो पार्लियामेंट और रियासती मुकन्नना, यानी मुकन्नना का मतलब है लेजिस्लेचर, के पास करदा कवानीन उन कंकरेंट लिस्ट में शामिल मज़ामिन के दरमियान तजाद को दूर करे। जैसे कि हम जानते हैं 3 लिस्ट्स बनाए जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों का हक होता है। तो जब यूनियन भी लिस्ट ये बनाए लॉज और स्टेट भी लॉ बनाए, इसमें तो ये यकीनी है कि तजादात तो हो जाएंगे। तो उस वक्त ये तजादात दूर करने का हक किसको दिया गया है आइन में? ये भी सदर हिंद को दिया गया है। सदर का एक और कानून साजी का काम है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर, जिसका असर रियासतों पर होता है, यानी कि स्टेट्स पे। कभी किसी रियासत का गवर्नर रियासती मुकन्नना की तरफ से मंजूर करदा कुछ बिलों को, जैसे मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ बिल्स पास होती है, लेकिन गवर्नर को लगता है कि इस पे सदर के नजरसानी की जरूरत है, इस पे गौर मशवरा की जरूरत है, जो हिंदुस्तान का सदर उसे देता है, तो वो गवर्नर अपने पास वो महफूज रख सकता है। हिंदुस्तान के सदर की अदालती इख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तकर्री, यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को सदर। और अदालत की सजा या सजा को माफ करने या कभी जजमेंट जिसको हम बोलते हैं चेंज कर सकता है हिंदुस्तान का सदर। इवन डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर सकता है। ये इख्तियारात हिंदुस्तान के सदर को हासिल है। ये तो हमने पढ़े नॉर्मली हिंदुस्तान के सदर के पास क्या इख्तियारात होते हैं। आइए अब रोशनी डालते हैं। हमने पहले ही बोला, जब हमने बोला कि हिंदुस्तान के सदर के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, हमने बोला इसके इख्तियारात 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक तो नॉर्मल, दूसरा हंगामी। अब हम हंगामी सूरत हाल में देखते हैं सदर के इख्तियारात कैसे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया की खुद मुख्तारी, आजादी और सालिमियत के तहफ्फुज के इदारे से आइन हिंदुस्तान के सदर को हंगामी इख्तियारात देता है। सदर के पास 3 हंगामी हालतों का ऐलान करने का इख्तियार है। 3 हंगामी यानी कि पहले नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तीसरा फाइनेंशियल। मतलब पहली, जब बैरूनी जारियत या मसला बगावत से पैदा होने वाली कौमी इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, जब ये लगे हिंदुस्तान के सदर को, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को कि कौम को खतरा है, जंग होने वाली है, तब नेशनल इमरजेंसी का ऐलान करता है हिंदुस्तान का सदर। दूसरा, जब रियासतों में आईनी मशीनरी के टूटने की वजह से पैदा होने वाली इमरजेंसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। और तीसरी, जब मालियाती इमरजेंसी, यानी एग्जीक्यूटिव सदर किसी भी वक्त कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं अगर इन्हें यकीन दिलाया जाए कि किसी भी हिस्से की सलामती को जंग से खतरा है,
कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को जंग से खतरा है तो कौमी इमरजेंसी लागू की जाती है, जारियत या मसलहत बगावत। इस ऐलान को जमा कराया जाना चाहिए। इदारे इस पर गौर और मंजूरी के लिए पार्लियामेंट इसे 1 माह के अंदर विद इन द 1 मंथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को प्रेजेंट और वोटिंग यानी 2/3 मेजॉरिटी के जरिए इस बिल को कबूल करना होता है कि इमरजेंसी लागू की जाए या नहीं। यहाँ पर भी सदर किसके डिपेंडेंट है, किस लिए? पार्लियामेंट के डिपेंडेंट है। अगर पार्लियामेंट एलानिया बिल को मंजूर करने में नाकाम हो जाती है, अगर पार्लियामेंट बिल पास नहीं करती है तो इसका काम खत्म हो जाता है। अगर अब पार्लियामेंट ने मंजूरी दी कि इस सूरत हाल में 6 माह की मुद्दत तक पहली इमरजेंसी लागू हो जाती है, ताहम ये किसी भी लंबे अरसे तक जारी रह सकता है। सिर्फ 6 माह के लिए नहीं, इसको फिर प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है जैसी सूरत हाल हो। अगर सदर हर 6 माह के लिए इस ऐलान की मंजूरी देता है, तब पार्लियामेंट को यह इख्तियार हासिल है कि वो लोकसभा के कुल अरकान के, अगर लोकसभा के कुल अरकान की, यहाँ से सदर कहता है इमरजेंसी हालत है, यहाँ से पार्लियामेंट को ये लगता है, ये इख्तियार आइन देता है कि लोकसभा के 1/10 मेंबर्स ये तजवीज करदा करार दे कि इमरजेंसी को किसी भी वक्त मंसूख कर सकते हैं। जब 1/10 यानी 1/10 ऑफ द मेंबर्स ये करारदाद पास करें, उसी वक्त इमरजेंसी को मंसूख किया जाता है और इसे मौजूद और वोट देने वाले अरकान की सादा अक्सरियत मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। आर्टिकल 352 के तहत पहली बार हिंदुस्तान में कब पहली बार इमरजेंसी लागू हुई? वो हुई 1962 में, जब चाइना ने जारियत हुई तो कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया गया। दूसरी बार कब? जब 1971 में बांग्लादेश की जंग के दौरान किया गया। यहाँ पर गौर करने की बात यह है और समझने की बात और याद रखने की बात यह है कि इमरजेंसी तब तक लागू नहीं होती है, ये हमने अब तक समझा, जब तक सदर को कहां से मंजूरी ना मिले? पार्लियामेंट से। लेकिन यहाँ पर एक अजीब हिस्ट्री हमारी रही है कि 25 जून 1975 को सदर ने पहली बार वजीर आजम के मशवरे पर, जबकि वजीर आजम कौन थी उस टाइम? उस टाइम वजीर आजम थी अंजानी इंदिरा गांधी, दाखिली सलामती के लिए संगीन खतरे के नाम पर इमरजेंसी का ऐलान किया विदाउट इन्फॉर्मिंग द कैबिनेट। वो चरिस्मेटिक लीडर थी, उसने विदाउट इन्फॉर्मिंग द कैबिनेट सदर को ये ऑर्डर दिया कि इमरजेंसी को लागू किया जाए। आर्टिकल 356 के मुताबिक जब आईनी निजाम खराब हो जाए तो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, सदर ममलिकत में इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। ताहम बोर्ने केस के नाम से मशहूर एक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासत में सदर राज करने पास मजीद मुश्किल हो गया है। इस मामले के मुताबिक सदर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से आर्टिशन की मंजूरी के बाद ही रियासती हुकूमत को बर्खास्त कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान इस ऐलान को मंजूर नहीं करते हैं तो ये 2 माह के इख्तिताम पर खत्म हो जाता है और बरतरफ हुकूमत को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। इस मामले में 1989 में वुज़रा की काउंसिल की तरफ से रियासत कर्नाटक के गवर्नर के हुक्मरान जमात से हिमायत वापस लेने के लिए 19 खत भेजे गए SR बुमै क़यादत बतौर वजीर आला। इसके बाद गवर्नर ने बोर्नई हुकूमत को बरतरफ कर दिया, लेकिन थोड़े ही अरसे में मुनरिफ MLA ने बुमै केस की हिमायत का वादा किया, लेकिन गवर्नर ने बोर्ने को ऐवान में अपनी अक्सरियत पेश करने का मौका नहीं दिया। गवर्नर ने इस दरखास्त पर हुकूमत को बरतरफ कर दिया कि वजीर आला हाउस में अक्सरियत खो बैठी। When the Prime Minister will lost majority in the House, SR बुमै ने गवर्नर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में अपना फैसला सुना दिया। ये हो गई नॉर्मल में क्या सूरत हाल। अब हम पढ़ेंगे हंगामी सूरत हाल में सदर के इख्तियारात।
वापस हम इसी पे आ रहे हैं, इसी मौजू पे। तो इस किस्म की इमरजेंसी का ऐलान, जिसे सदर राज के नाम से जाना जाता है, सदर राज मतलब प्रेसिडेंट्स रूल, जो 6 साल तक नाफिज रह सकता है। 44 तरमीम यानी 44th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट रियासती इमरजेंसी की मुद्दत को एक मौके पर 6 माह की मुद्दत के लिए बढ़ा सकती है। आमतौर पर ऐसी इमरजेंसी की कुल मुद्दत 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, जब तक कि कोई कौमी इमरजेंसी नाफिज, जब तक कि नेशनल इमरजेंसी का ऐलान ना हो, जब तक कि पार्लियामेंट बिल्डिंग ना हो, जब तक कि आईवान ये आपस में इत्तेहाद ना करे कि कौन को खतरा है और वो नेशनल इमरजेंसी का ऐलान ना करवाए सदर से। तब रियासती इमरजेंसी की कुल मुद्दत 3 साल से आगे नहीं बढ़ सकती। सदर मालियाती इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल क्रंच जब होता है स्टेट में। आर्टिकल 360 कहता है कि अगर सदर इस बात से मुतमईन है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जहां हिंदुस्तान या मुल्क के किसी भी हिस्से के माली इस्तेकाम या क्रेडिट को खतरा लाहक हो, तो वह मालियाती इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। कौमी इमरजेंसी की तरह इस तरह के ऐलान को पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए रखना पड़ता है। इसकी कीमत पर कोई कह सकता है कि सदर को जबरदस्त इख्तियार हासिल है। क्या ये सब जानने के बाद हम ये समझ ले कि हिंदुस्तानी सदर को जबरदस्त इख्तियार हासिल है? ताहम हकीकत में वो अपने इख्तियार सिर्फ वजीर आजम की सरबराही में वुज़रा की काउंसिल की मदद और मशवरे पर इस्तेमाल कर सकता है। ये भी हमने जाना कि सदर के पास इख्तियार हैं, नॉर्मल इख्तियार जो आम हालात में होते हैं और हंगामी इख्तियार, लेकिन ताहम वो ये सारे इख्तियार तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वजीर आजम की सरबराही में वुज़रा की काउंसिल की मदद और मशवरे पे इस्तेमाल किए जाए। इस सिलसिले में सदर की पोजीशन रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर की बजाय बरतानवी बादशाह की तरह है, जबकि हिंदुस्तान का सदर रियासत का सरबराह हो सकता है, हुकूमत का सरबराह वजीर आजम होता है। आइए हम रुख करते हैं वजीर आजम का। सदर का मुझे यकीन है कि आपने समझ लिया होगा, मैं इसमें कामयाब रही होंगी कि सदर के क्या इख्तियारात हैं, कैसे उनकी इलेक्शंस होते हैं, कैसे उनकी रिमूवल होती हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो अब हम रुख करते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइन के तहत हकीकी इंतजामी इख्तियारात वुज़रा के मरकजी काउंसिल के पास हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द रियल पावर्स लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसके सरबराह वजीर आजम है। सदर वुज़रा की काउंसिल के मशवरे के मुताबिक काम करने के पाबंद है, जो कि सदर के लिए नहीं बल्कि लोकसभा के लिए हकीकी मानों में जिम्मेदार है। मतलब एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल बिफोर द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर में हमारे ये होते हैं वजीर, वो होते हैं लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए नुमाइंदे, बल्कि लोकसभा के लिए हकीकी मानों में जिम्मेदार है। जैसा कि बरतानिया में है, हिंदुस्तान में वजीर आजम आमतौर पर पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी कारकुन होता है। 1966 में जब इंदिरा गांधी को वजीर आजम मुंतखब किया गया, जब इंदिरा गांधी 1966 में वजीर आजम के ओहदे पे मुंतकिल हो गई, तो वो उस टाइम राज्यसभा की मेंबर थी। लेकिन इस कन्वेक्शन को मजबूत करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम है वो कहां से होना चाहिए, फ्रॉम द लोकसभा, फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसने मुंतकिली की, वो लोकसभा की मेंबरशिप पहले हासिल उसने की। वजीर आजम का तकर्रुर सदर करता है, ये तो हम जानते हैं कि वजीर आजम को तकर्रुरी पे कौन बुलाता है, वो होता है हिंदुस्तान का सदर, मतलब अपॉइंट करता है, इलेक्ट नहीं अपॉइंट करता है। तब हम सदर के पास वजीर आजम की इंतखाबात में शायद ही कोई चारा हो, वो सिर्फ दावत देते हैं। प्रेसिडेंट इनवाइट्स द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में अक्सरियत वाली पार्टी या कोई ऐसा शख्स जो ऐवान में अक्सरियत की एतमाद का मालिक हो, वजीर आजम सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदा संभालता है।
इस सिलसिले में सदर की खुशी का ताल्लुक गैर मुतज़लज़िल अक्सरियत की हिमायत से हो जो एक वजीर अजम को लोकसभा में हासिल होता है। सदर वजीर अजम के मशवरे पर वुज़रा की काउंसिल के दीगर अरकान का तकर्री करता है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तभी वो काउंसिल के वुज़रा को चुनता है जब उसको वजीर अजम कहता है। किसी भी ऐवान से वजीर का इंतखाब किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। ही शुड बी द मेंबर फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउसेस और इसे बोलने और दूसरे ऐवान की कार्रवाई में हिस्से लेने का पूरा पूरा हक हासिल है। हालांकि वो सिर्फ इसी ऐवान में वोट दे सकता है जिससे वो ताल्लुक रखता है, यहां तक कि एक शख्स जो पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान का रुकन नहीं है। कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, न तो लोकसभा का न तो राज्यसभा का, लेकिन वजीर बनाया जा सकता है। उसे उस वक्त 6 माह की मुद्दत के अंदर अंदर मुंतखब या नामजद होकर इसके लिए अहल होना चाहिए। अब हम आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, यानी कि वुज़रा की काउंसिल और काबीना पे। इस्तिलाह काबीना का इस्तेमाल वुज़रा की काउंसिल के साथ तबादला ख्याल किया जाता है, यानी the council of the ministers and the cabinet is interchangeably used। कभी हम कैबिनेट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, कभी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट कहते हैं। अब हमें ये जानना है क्या ये यकसा है कि मुख्तलिफ है। वुज़रा की काउंसिल या वजारत वुज़रा की मुख्तलिफ अक़साम पर मुश्तमिल है, मतलब मिनिस्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आजादी के वक्त हिंदुस्तान में काबीना जैसा कोई इदारा नहीं था, उस टाइम कैबिनेट नहीं था, उस वक्त क्या मौजूद था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर जब 15 अगस्त 1947 यानी 1947 आजादी के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक वजारत या वुज़रा की काउंसिल में तब्दील किया गया जो पार्लियामेंट को जिम्मेदार है। जैसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसके बाद काबीना की इस्तिलाह वुज़रा की काउंसिल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की गई। इस मरहले पर वजीर आजम के अलावा वजारत या काबीना के तमाम अरकान की हैसियत एक जैसी थी, यानी इनमें यकसानियत थी, पैरिटी थी। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आगे आगे देखते हैं कैसे तब्दीली आई इसमें। लेकिन जूनियर वुज़रा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तकर्री के बाद सूरत हाल बदल गई। 1950 में गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट की सिफारिशात की बुनियाद पर वजारत का एक 3 दर्जाती निजाम कायम किया गया था, जिसमें काबीना के वुज़रा सबसे ऊपर, मतलब फिर कैटेगरीज बनाई गई। किनकी? मिनिस्टर्स की, वजीरों की। तो एट द टॉप कौन रखे गए? एट द टॉप रखे गए कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद रियासत के वुज़रा यानी MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट और नायब वुज़रा सबसे नीचे थे यानी डेप्यूटी मिनिस्टर्स। काबीना सीनियर तरीन वुज़रा पर मुश्तमिल है। कैबिनेट में हम देखते हैं किन की शमूलियत होती है? सीनियर तरीन मिनिस्टर्स की। इसमें बहुत सारे अहम ओहदों पे ये मिनिस्टर्स वाइस होते हैं। जैसे कि हम जान ले पहले ये कि कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 होम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, जिनको कौम के तही बहुत बहुत अहम जिम्मेवारियां दी जाती है। एक छोटा इदारा है और हुकूमत का सबसे ताकतवर इदारा है। काबीना 3 बड़े काम अंजाम देती है। क्या क्या काम अंजाम देती है? ये वो इदारा है जो पार्लियामेंट में पेश करने के लिए पॉलिसी का तयन करता है, मतलब पॉलिसी मेकर्स। दूसरा, ये हुकूमती पॉलिसी को नाफिज करने का जिम्मा दे, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास है। और ये मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल और ताउन करता है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और कोऑर्डिनेटिंग पावर्स। ये तीनों पावर्स किसको हासिल है? काबीना को।
काबीना का इजलास बाकायदगी से होता है क्योंकि ये फैसला साज इदारा है, क्योंकि यहाँ से डिसीजंस लिए जाते हैं। इसकी मदद ये अकेला नहीं होता है, इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है जिसकी सुपरविजन से, जिसकी सरबराही से सिविल सर्विस के एक सीनियर रुकन काबीना सेक्रेटरी करते हैं। इसके सामने आने वाले काम के हुजूम और पेचीदगी को संभालने के लिए काबीना के अरकान ने कायम एडहॉक कमेटियां तैयार की है। 4 कमेटियां एडहॉक कमेटीज में आती हैं जिसमें मुस्तकिल नौयत की है। ये दिफाई कमेटी, इक्तिसादी कमेटी, इंतजामी कमेटी और पार्लिमानी और कानूनी उमूर की कमेटी है। ये जो होती है ना, ये कमेटियां, ये एडहॉक कमेटियां, एडहॉक मतलब जो परमानेंट कमेटीज नहीं होती है, इनको तभी बनाया जाता है जब जरूरत पड़ती है, तो ये वक्तन फवक्तन एडहॉक कमेटीज तश्कील देते हैं। इसके बाद वज़राए ममलिकत हैं जो इनफरादी वजारतों का आजादाना चार्ज रखते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं और वही काम अंजाम देते हैं और वही इख्तियार इस्तेमाल करते हैं जो काबीना के वजीर के पास होते हैं। स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स और काबीना के वजीर के दरमियान फर्क सिर्फ ये है कि वो काबीना कारकुन नहीं है, लेकिन काबीना की इजलासों में सिर्फ उस वक्त शिरकत करता है जब इसे इस मौजू के सिलसिले में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाता है, जिसका इसे चार्ज दिया जाता है। दीगर वज़राए ममलिकत हैं जो बराह रास्त काबीना के मातहत काम करते हैं। दर्जा बंदी के निचले हिस्से में नायब वज़रा जिनके पास मखसूस इंतजामी जिम्मेदारियां नहीं है, ताहम इनके फराइज में शामिल है, जैसे कि मुतल्लिका वज़रा की जानिब से पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देना और बिलों को पायलट करने में मदद करना। दूसरा, आम लोगों को पॉलिसी और प्रोग्रामों की वजाहत करना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी जमातों और प्रेस के साथ राब्ता बरकरार रखना। और तीसरा, खास मसाइल का खुसूसी मुताला या तहकीकात करना जो इन्हें खास वजीर के जरिए तहफीज किया जा सकता है। इससे हमें इन मंदर झैल बाला बहस से ये वाजिया होता है कि काबीना वज़रा की काउंसिल का मरकज है, मतलब कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या हम ये कहें कि इसका दूसरा नाम हम देते हैं किचन कैबिनेट। किचन में क्या हो रहा है, किचन में क्या पॉलिसियां बनती हैं, जैसे ये न्यूक्लियस यहाँ पे इन्होंने दिया है, न्यूक्लियस मतलब वो सिर्फ कैबिनेट को ही पता होता है। खास तौर पर इसी वजह से वाल्टर बाइकूट काबीना को मुकन्ना की सबसे बड़ी कमेटी कहते हैं। ये एग्जीक्यूटिव और कानून साजी की ताकत के दरमियान जोड़ने वाला राब्ता की ये कनेक्टिविटी है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट विद द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे हम आते हैं इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इन वजीरों की जो सरबराही में होते हैं वजीर आजम के, इनकी क्या कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी क्या होती है, इनकी इनफरादी जिम्मेदारी भी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी ये रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम यहाँ पे बात छेड़ रहे हैं इज्तिमाई जिम्मेदारी की। मतलब हम कहते हैं दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरते भी इकट्ठे हैं, डूबते भी इकट्ठे हैं। दे कम एंड गो टुगेदर, आते भी इकट्ठे हैं, जाते भी इकट्ठे हैं। दे लिव एंड डाई टुगेदर, जिंदा भी रहते हैं इकट्ठे, मरते भी इकट्ठे हैं। तो इसका क्या मफहूम है, आइए जान लें। एग्जीक्यूटिव वज़रा की काउंसिल इज्तिमाई जिम्मेदारी के उसूल पर काम करती है। इस उसूल के एक उसूल है एग्जीक्यूटिव वज़रा का कि वो इज्तिमाई जिम्मेदारी के उसूल पर काम करते हैं। इस उसूल में क्या है कि इस उसूल के तहत तमाम वज़रा हुकूमत के हर अमल के लिए यकसा तौर पर जिम्मेदार है। जो भी काम हुकूमत करती है उसके लिए ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है, यानी इज्तिमाई क़यादत के तहत हर वजीर काबीना के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करता है और इससे इत्तेफाक करता है। शकूक व शबहात और इख्तिलाफ काबीना के कमरे की राजदारी तक महदूद है। Secrecy of the Council of Ministers, secrecy of the Cabinet। एक बार जब कोई फैसला ले लिया जाए तो इसकी वफादारी से हिमायत की जाए और इसे पूरी हुकूमत के फैसला समझना होगा। ये नहीं समझना है कि ये एक वजीर ने फैसला किया, ये समझना है कि ये पूरी हुकूमत का फैसला है।
अगर वुज़रा की काउंसिल का कोई रुकन पार्लियामेंट या बड़े पैमाने पर मुल्क में हुकूमती पॉलिसी की हिमायत करने से कासिर है, कोई वजीर नहीं चाहता है कि ये पॉलिसी बने, तो वो मेंबर इखलाकी तौर पर वुज़रा की काउंसिल से इस्तीफा देने का पाबंद है। तो उसको उसी वक्त क्या करना होता है, उसको रेजिग्नेशन देनी होती है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद के नतीजे में अगर वुज़रा की काउंसिल भी बनती है तो वजारत की यकजहती को बरकरार रखने के लिए कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम जरूरी हो और मखलूत हुकूमत बनाने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों को इस प्रोग्राम के पीछे खड़ा होना पड़ता है। जब तक वो ऐसा नहीं करते, काबीना कायम नहीं रह सकती। हमने बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एजेंडा जो होता है पार्टी का, उस पर हर एक वजीर को टिके रहना चाहिए। वुज़रा काउंसिल के अंदर इत्तेहाद न सिर्फ इसकी बका के लिए जरूरी है, बल्कि इसकी कारकर्दगी और हिफाजत के लिए भी जरूरी है और लोगों के एतमाद से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी जरूरी है। अवामी पॉलिसी के मामला पर जितना हुकूमत के अरकान के दरमियान खुलेआम झगड़ा 1979 में हुकूमत के खात्मे का पेश कीमा था। कैबिनेट और पार्लियामेंट, काबीना और पार्लियामेंट। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या समझते हैं। पार्लिमानी हुकूमत का बुनियादी मकसद वजीर आजम और काबीना का पार्लियामेंट को जवाबदेह होना है। पार्लियामेंट हुकूमत नहीं करती तो फिर क्या करती है? जब पार्लियामेंट हुकूमत नहीं करती तो इसका काम क्या है? बल्कि हुकूमत की पॉलिसियों और कामों का तनकीदी जायजा लेती है और अवाम के नुमाइंदे के तौर पर इनकी नापसंदगी को मंजूर करती है, क्योंकि ये हमको पता है पार्लियामेंट से मेंबर कहां से आते हैं, वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं। वजीर आजम और वुज़रा की काउंसिल का वजूद और बका का दौर मदार इनको पार्लियामेंट में मिलने वाली हिमायत पर है। जैसा कि हमने मुशाहिदा किया, वुज़रा की काउंसिल इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदार है। इस तरह आम एहसास ये है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, लेकिन नहीं। हकीकत में क्या है? हकीकत में वजीर आजम अपनी अक्सरियत की हिमायत से, मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के काम को कंट्रोल करते हैं। अब हम जानते हैं वजीर आजम की ताकत, पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और असर और रसूख के सोर्सेस क्या है इसके। अगर आईन वजीर आजम के इख्तियारात और अफआल को शुमार नहीं करता है, लेकिन अमली तौर पर वो वुज़रा की काउंसिल और लोकसभा के रहनुमा के तौर पर वसी इख्तियारात रखता है। वजारत की तश्कील देना, तश्कील न हो रद्द-बदल के साथ साथ इजलासों की सदारत करने का वजीर आजम का इख्तियार पार्लियामेंट के अरकान पर काफी असर रसूख रखता है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि वजीर आजम को अपने साथियों को मुंतखब करने की आजादी है और ये पार्टी के अंदर इनकी अपनी हैसियत से मशरूत है। ये तभी मुमकिन था जब एक ही पार्टी को मेजॉरिटी मिलती। अब जब कोलिशन है तो वजीर आजम के पास कोई चॉइस नहीं रहती है कि वो वुज़रा को खुद से अपनी मर्जी से चुन ले, क्योंकि उसको हर एक पार्टी को खुश रखने के लिए हर एक पार्टी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर रखना होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जो कांग्रेस पार्टी में बहुत ताकतवर थे। इसलिए इन्हें नायब वजीर और वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया। पटेल के कुछ पैरोकारों को भी वजारत का मेंबर बनाया गया। इसी तरह इंदिरा गांधी को अपने दफ्तर के इब्तदाई सालों में अपनी पार्टी के ताकतवर लीडरों को वजारत में जगह देना पड़ी। 1971 के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद एक तमाम ताकतवर रहनुमा के तौर पर उभरने वाले इन्हें वुज़रा के इंतखाब और रद्द बदल में मुकम्मल आजादी थी। मखलूत हुकूमतों में वज़राए आज़म वज़ारती साथियों के इंतखाब में इदारों के पास ज्यादा इख्तियार नहीं है। वो पहले कभी नहीं जानते थे मैं एच.डी. देवी गौड़ा और बाद में आई.के. गुजराल की हुकूमत वज़रा का इंतखाब वज़ीर आज़म ने नहीं बल्कि मुत्तहिदा महाज बनाने वाले 14 इलाकाई जमातों के रहनुमाओं ने किया था। वज़ीर आज़म इस हकीकत से भी ताकत और असर रसूख हासिल करते हैं कि वो मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर में अक्सरियती पार्टी के रहनुमा हैं और बाज़ औक़ात पार्टी की पार्लिमानी विंग के रहनुमा भी होते हैं। लोकसभा के लीडर की हैसियत से वज़ीर आज़म का पार्लिमानी सरगर्मियों में बहुत ज्यादा कंट्रोल है। वो सदर को पार्लियामेंट के इजलासों को तलब करने और मुलतवी करने का मशवरा देते हैं। स्पीकर लोकसभा के एजेंडे को हतमी शक्ल देने में वज़ीर आज़म से मशवरा करते हैं। जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता है तो वज़ीर आज़म को कानून साजी का जबरदस्त इख्तियार हासिल होता है। जब वो सदर को ऑर्डिनेंस के नफाज की सिफारिश करता है,
लेकिन पार्लियामेंट के हवाले से वजीर आजम की सबसे अहम ताकत लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश करना है, सदर को वजीर आजम का मशवरा मानना होगा। ये वो ताकत है जिसके जरिए वजीर आजम अपोजिशन को भी कंट्रोल करता है। हुकूमत के सरबराह की हैसियत से वजीर आजम को सरपरस्ती का इख्तियार हासिल है। मरकजी हुकूमत की तमाम अहम तकर्रियां वजीर आजम सदर के नाम पर करती हैं, जिनमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, अटॉर्नी जनरल, आर्मी चीफ्स, बहरिया और फजाया, गवर्नर्स, सफीर और हाई कमिश्नर्स, चीफ और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान वगैरह। मजीद एक की इंतजामिया बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसियों तंजीम के दीगर इंतजामी दौरों पर वजीर आजम का कंट्रोल दूसरे अरकान पर इसका असर और रसूख बढ़ाता है। पार्लियामेंट और इंतजामिया का आखिर में हम देखते हैं वजीर आजम और सदर के पास क्या इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 78 वजीर आजम के फराइज का तयन करता है। वजीर आजम को क्या क्या इख्तियार हासिल है, जैसे हमने देखा यूनियन के उमूर के इंतजाम से मुतल्लिक वज़रा की काउंसिल के तमाम फैसलों और कानून साजी की तजावीज़ सदर को बताई। यूनियन के उमूर के इंतजाम से मुतल्लिक ऐसी मालूमात और कानून साजी की तजावीज़ पेश करे जैसा कि सदर तलब कर सकता है। अगर सदर को जरूरत हो तो कोई भी ऐसा मामला जिस पर किसी वजीर ने फैसला किया लेकिन जिस पर काउंसिल ने गौर न किया हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गौर के लिए पेश करे। वजीर आजम के इन फराइज से जाहिर होता है कि सदर ही वसी इख्तियारात के साथ हकीकी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने देखा, सदर काउंसिल के वज़रा की मदद और मशवरे से अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आजम वज़रा की काउंसिल की सरबराही करते हैं, लिहाजा हकीकी एग्जीक्यूटिव। तब ऐसे मौके भी आए हैं जब हुकूमत की पॉलिसियों पर सदर के वजीर आजम से इख्तिलाफ राय थी। हिंदुस्तान के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद ने बरतानवी कन्वेंशन से तोड़ने की कोशिश की कि रियासत का सरबराह हमेशा वजीर आजम और काबीना के मशवरे का पाबंद होता है। मिसाल के तौर पर वो हिंदू पर्सनल लॉ में इस्लाहात की हुकूमत की कोशिशों से नाखुश थे। 1987 में सदर ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्टल बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बावजूद अपनी मंजूरी रोक दी। ये सदर और वजीर आजम राजीव गांधी के दरमियान इख्तिलाफात की अक्कासी थी। आखिर में खुलासा ये कि बरतानवी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की तर्ज पर हिंदुस्तान ने पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अपने निजाम को कायम किया। ये तो हम जानते हैं, हिंदुस्तान का जो आइन है वो क्या है, वो है ज़ेरॉक्स कॉपी। किसकी? वो नकल है सारा बैरूनी ममालिक के आइनों का, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंतजामिया मुकर्रना के सामने जवाबदेह है। जहां पर कि जो हमने लिया है, जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, वो हमने इंडिया ने लिया है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन से, जहां पर एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। हुकूमत हिंद की इंतजामी ताकत हिंदुस्तान के सदर के पास है, जो रियासत के बाज़ाब्ता सरबराह और कौम की अलामत दोनों है। जैसा कि हमने जाना, जो हिंदुस्तान के सदर है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और सिंबल ऑफ द नेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। सदर को मुनासिब इख्तियारात के बगैर इख्तियार और वकार से नवाजा जाता है। जैसा कि हमने देखा, हिंदुस्तान के सदर को न तो आम हालात में इख्तियारात तो हासिल होते हैं, उसके अलावा हंगामी सूरत हाल में हिंदुस्तान के सदर के इख्तियारात में इजाफा होता है। सदर अपना इख्तियार सिर्फ वजीर आजम की सरबराही में वज़रा की काउंसिल की मदद और मशवरे से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये सारे इख्तियारात वो तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसके पास वज़रा की काउंसिल की मदद हो और वजीर आजम की सरबराही हो। ये वजीर आजम है जो हिंदुस्तानी सियासी निजाम में हकीकी एग्जीक्यूटिव ताकत का इस्तेमाल करता है और वज़रा को काउंसिल के सरबराह के तौर पर लोकसभा में अक्सरियती पार्टी के रहनुमा और अक्सर पार्लियामेंट के रहनुमा वजीर आजम को काफी ताकत व इख्तियार हासिल होता है। अगरचे वजीर आजम का तकर्रुर सदर के जरिए होता है और सदर की खुशनुदी के दौरान अपने ओहदे पर फाइज होता है, लेकिन हकीकत में वजीर आजम पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदार होता है। वज़रा की काउंसिल और वजीर आजम की सरबराही में गैर रस्मी काबीना इज्तिमाई जिम्मेदारी के उसूल पर काम करती है। यहाँ कभी सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तिलाफात भी रहे हैं, लेकिन किसी भी आईनी बहरान के नतीजे में संगीन तनाज़ुर को कबूल नहीं किया, यानी कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन नहीं हुआ। इख्तिलाफ हुए लेकिन सलाह भी हो गई।